अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं डिस्कस करने को, जो कि आपकी 11th फिजिक्स का न्यू बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। उसमें से हमने जो आर्टिकल आज चूज किया है वो हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आइए आज हम आपको सबसे पहले वेरिएबल फोर्स के बारे में समझाते हैं कि वेरिएबल जो फोर्स है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। अब यहां पे हम चेंज देख रहे हैं, किसके अंदर चेंज दे रहे हैं, फोर्स के अंदर देख रहे हैं। तो फोर्स हमारे पास बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स चेंज होगी या तो फिर वो अपने मैग्नीट्यूड के लिहाज से चेंज होगी या किसके लिहाज से चेंज होगी, डायरेक्शन के लिहाज से। इसका मतलब है कि फोर्स, वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि कांस्टेंट नहीं होती, सेम नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती। किसके लिहाज से, या तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से या डायरेक्शन के लिहाज से या दोनों के लिहाज से। तो यहां पे मैं डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि अ फोर्स which is not constant but varies in magnitude or in direction or in both। कि हमारे पास फोर्स, वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि हमारे पास चेंज हो या तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से या डायरेक्शन के लिहाज से या दोनों के लिहाज से, दैट इज नोन एज वेरिएबल फोर्स। इसकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल, बड़ी बेस्ट और अच्छी एग्जांपल दी है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एक रॉकेट जैसे हमारे पास अर्थ से अवे ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स की वजह से हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। और जैसे जैसे हम अर्थ से अवे जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास ये जो आर है वो हमारे पास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी उसके ऊपर लगेगी वो ऐसे ऐसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो रॉकेट जो मूव करता है हमारे पास अर्थ से अवे, तो उस वक्त हमारे पास उसके ऊपर जो वर्क डन लग रहा होता है और जो फोर्स वर्क डन करवा रही होती है वो एक वेरिएबल फोर्स होती है। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग हमारे पास फोर्स एग्जर्ट करेगी, इट इंक्रीजेस विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। कि जैसे जैसे हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते जाएंगे, तो स्ट्रेच करने से उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऐसे ऐसा बढ़ती जाएगी। और जैसे आप छोड़ेंगे तो स्टार्टिंग में मीन के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, उसके ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे वहां पे जो हमारे पास जो फोर्स है, कौन सी फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे वो मीन की तरफ मूव करती जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे ऐसा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो इस बात के अंदर भी, इस एग्जांपल के अंदर भी जो फोर्स है वो आस्ते आस्ते क्या कर रही है, वेरी कर रही है। आइए हम इसकी एक और एग्जांपल समझते हैं, वो बहुत जनरल एग्जांपल है कि लेट्स सपोज बेटा आपके पास एक रैंडम पाथ है और रैंडम पाथ में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसको मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवा के लेके जाना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट को इस पाथ से इस पाथ तक मूव करवा के लेके जाऊंगा, तो ड्यूरिंग मोशन इसके ऊपर जो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, एक तो सेम डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी और इक्वल अमाउंट की फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर चढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो क्या मुझे वही पीछे वाले सेम अमाउंट की फोर्स से मैं उसे ऊपर चढ़ा लूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेम अमाउंट से चढ़ाऊंगा, बल्कि मुझे इस दफा क्या करनी पड़ेगी, पहले से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे मैं इस पाथ से ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो एक तो फोर्स की मिकदार चेंज हो रही है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। और लेकिन जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को बड़ी मुश्किल से चढ़ा के यहाँ पे पहुंचा, तो फिर ऑब्जेक्ट को मुझे इस पाथ से इस पाथ तक लेके जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इस पाथ के दौरान जो बॉडी है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो पहले से कम लगेगी, क्योंकि जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है इसकी निस्बत। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे फोर्स की जो अमाउंट है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस बॉडी को इस पाथ को क्रॉस मूव करवाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, वो एक वेरिएबल फोर्स का क्रॉस वर्क डन करना पड़ रहा है। अब ये तो मुझे समझ आ गया कि ये वेरिएबल फोर्स हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और अमाउंट भी चेंज हो रही है। लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूं कि ये वर्क डन कैलकुलेट करूं। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे बेटा जो फोर्स आ रही है, ये जो फोर्स है आ रही है, फोर्स हमारे पास है कांस्टेंट। फोर्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या हमारे पास इस ड्यूरेशन के अंदर जो वर्क डन हमारे पास हो रहा है और जो फोर्स करवा रही है, क्या फोर्स हमारे पास कांस्टेंट है? नहीं। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो मैं तो कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क डन फाइंड कर सकता हूं। तो फिर ये वाला जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह के एक सिनेरियो लिया हो। आपकी बुक के अंदर उसने क्या किया, आपकी बुक के अंदर एक पाथ लिए,
और ये जो पाथ है मेरे पास कर्व पाथ है। और याद रखिएगा आपने इस दफा एक पार्टिकल को पॉइंट पी से कहां तक मूव करवा के लेके जा रहा है, पॉइंट क्यू तक। और जब पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक मूव करवा के लेके जाएंगे तो उस वक्त मेरे पास ये जो पाथ होगा ये कर्व पाथ होगा। इस कर्व पाथ में जब मैं पार्टिकल को यहां से मूव करवाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे जब मैं ऊपर चढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पाथ है ये हमारे पास इंक्लाइंड पाथ है। लेकिन जब पार्टिकल हमारा मूव करता करता हमारे पास यहाँ पे पहुंच जाएगा तो ऑलमोस्ट इस पाथ के ऊपर बॉडी या जो पार्टिकल है वो तकरीबन थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। जब थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो पहले से क्या लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन जब पार्टिकल को यहां से मैं रिलीज करूंगा तो ये पार्टिकल जो है वो ऐसे सा नीचे की तरफ खुद मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे तो फोर्स के ऊपर जो लगने वाली जो फोर्स है वो पहले से कम होगी। और जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो पार्टिकल को मैं जब यहां से ऊपर की तरफ मूव करवाना चाहूंगा तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स है वो हमारे पास ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल के ऊपर पूरे पाथ का क्रॉस, इस पाथ का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे या 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 इस पॉइंट पे, उस पूरे पाथ का क्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो फोर्स लगेगी एक तो डिफरेंट अमाउंट की लगेगी और डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्स अपवर्ड थी, यहाँ पे स्ट्रेट, यहाँ पे डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास इस पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे वो हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करेंगे। अब यहाँ पे अगर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करेंगे तो हमने जो वर्क डन निकालना है पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो उसके लिए मुझे जो फार्मूला रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। लेकिन यहाँ पे जो एफ है वो कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पाथ के क्रॉस जो फोर्स आ रही है वो तो कांस्टेंट फोर्स नहीं आ रही, वो मेरे पास कौन सी फोर्स आ रही है, वेरिएबल फोर्स आ रही है। तो फिर आपने काम ये करना है, आपने इस पूरे पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर लेना है। और इतने छोटे इंटरवल कि हमारे पास जो पहला इंटरवल है, पहले इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल डी होना चाहिए, डेल डी वन। दूसरे इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट डेल डी टू, तीसरे का डेल डी थ्री, और इसी तरह हमारा जो लास्ट इंटरवल है वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो डेल डी एन होना चाहिए। बट ये हमारे पास जो पूरा पाथ है वो उसको आपने इतने छोटे इंटरवल में डिवाइड करना है कि हमारे पास हर इंटरवल के क्रॉस जो लगने वाली जो फोर्स है वो हमारे पास सेम अमाउंट की हो, मतलब कि वो हमारा जो फोर्स है वो चेंज ना हो पूरे इंटरवल के अंदर। अब यहाँ पे जो पहले इंटरवल के अक्रॉस जो फोर्स लगेगी वो F1 लगेगी, दूसरे के अक्रॉस F2, और इस तरह जो हमारा लास्ट इंटरवल होगा वहां पे जो फोर्स पार्टिकल को इस इंटरवल के अंदर मूव करवाने के लिए जो लगेगी उसको Fn का नाम देंगे। और याद रखना है कि जो हमारे से F1 है वो हमारे पास इसी इंटरवल के साथ जो एंगल बनाएगी वो θ1, F2 जो बनाएगी वो θ2, और जो F1n बनाएगी वो हमारे पास Fn बनाएगी वो होगा θn। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना क्या, नेक्स्ट आपने कहा यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने सिंपल यही लिखनी है बुक के अंदर भी, कि आपने एक पार्टिकल को पाथ पी क्यू के अंदर मूव करवाना है, और वो जो पाथ है वो उस पाथ को आपने वन बाय वन आपने छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करना है। जो हमारे से जिस इंटरवल में डिवाइड करेंगे उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल डी वन, डेल डी टू, डेल डी थ्री, और आखिर तक कहां तक जाएगा, डेल डी एन तक। और पहले इंटरवल के क्रॉस जो फोर्स लगेगी वो F1, F2, F3 और Fn तक जाएगी। अब यहाँ पे मैंने करना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन के लिए आपने क्या काम करना है, आपने पहले इंटरवल का क्रॉस वर्क डन फाइंड करना है, दूसरे के, तीसरे के। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल डेरिवेशन में लिखा हुआ है कि वर्क डन फॉर द फॉलोइंग इंटरवल, हमारे पास जितने भी इंटरवल इनके क्रॉस जो वर्क डन फाइंड करना है, तो पहले इंटरवल का जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, डेल W1। तो डेल W1 हमारे पास क्या आएगा, F1 इंटू डेल D1, और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर क्या आएगा, F1 इंटू डेल D1 इंटू कॉस θ1। जो सेकंड इंटरवल होगा वहां पे वर्क डन मैंने फाइंड करना होगा तो वो क्या होगा, डेल W2, वो हमारे पास F2 डॉट डेल D2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, F2 इंटू डेल D2 इंटू कॉस θ2। अब यहाँ पे इस तरह आपने थर्ड इंटरवल के लिए भी वर्क डन फाइंड करना है, फोर्थ के लिए भी, और जो हमारे पास लास्ट nth इंटरवल होगा उसका वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, डेल Wn इज इक्वल टू Fn डॉट डेल Dn। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा Fn इंटू डेल Dn इंटू कॉस θ। अब ये हमारे पास आ गया सारे इंटरवल का वन बाय वन वर्क डन आ गया। अब मैंने यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड करना, कौन सा वर्क डन, पार्टिकल को P से Q तक ले जाने के लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम P टू Q, के पार्टिकल को P से Q तक ले जाने के लिए जो टोटल वर्क डन फाइंड करना है उसके लिए आपने क्या काम करना है, पहले इंटरवल का वर्क डन प्लस दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। मतलब आपने यहाँ पे पहले इंटरवल का वर्क डन को दूसरे के अंदर जमा करना है, दूसरे को तीसरे के अंदर, तीसरे को चौथे के अंदर,
चौथे को हमारे पास लास्ट वर्क डन के इंटरवल के अंदर जमा करना है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल वर्क डन आ जाएगा कौन सा, पार्टिकल को पी से क्यू तक मूव करवाने के लिए। पहले इंटरवल का जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या आया था, F1 इंटू डेल D1 इंटू कॉस थीटा 1। दूसरे का हमारे पास क्या आया था, F2 इंटू डेल D2 इंटू कॉस थीटा 2, और अप टू सो ऑन इस तरह आपने चलते जाना है, जमा करते जाना है। और जो लास्ट हमारे पास इंटरवल आएगा वो क्या आएगा, Fn इंटू डेल Dn इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इन सारे इंटरवल को जमा करूं, सारे वर्क डन को, तो मेरे पास क्या आएगा, उसके लिए आपने यहाँ पे जमा करने के लिए आपने सिग्मा लगाना है। सिग्मा हमारे पास किस चीज को आपने जमा करना है, आपने जमा करना है F इंटू डेल डी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने F इंटू डेल डी इंटू कॉस थीटा इन सारों को जमा किया, और ये हमारे पास कहां से आपने जमा करना स्टार्ट करना है, आपने इसे इंटरवल 1 से जमा करना स्टार्ट करना है। मीन की जो आई है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 1 से, और ये कहां तक जाना चाहिए, n तक। तो यहाँ पे हमारे पास जनरल टर्म के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया Fi इंटू डेल डी आई और कॉस थीटा। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास है वर्क डन निकालने के लिए। कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स